अच्छा जी, ये इसका हमारा सेकंड डेमो लेक्चर है, जो सितंबर का नया बैच स्टार्ट होना है उसके हवाले से। और इसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस, कल वाला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको देख लें। उसमें हमने बिम्स्टेक, G4 और टेकम और क्वाड, ये चार ऑर्गेनाइजेशंस कवर की थी। आज हम तीन ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे, D8, G7 एंड ओपेक। ठीक है, D8 इज क्वाइट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर पाकिस्तान अगर कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है तो उनमें से एक D8 भी है। UN के बाद SCO और SCO के बाद D8। D8 भी एक अच्छा फोरम है, एक अच्छा कोशिश थी जिसका पाकिस्तान पार्ट था और अभी है रिसेंटली भी। लेकिन वो काफ़ी टाइम से D8 को इतनी ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो लेकिन 90s में एक ये कोशिश की गई थी। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। वॉइस वगैरह का कोई इशू तो नहीं है? आप लोगों को वॉइस क्लियर है? इफ वॉइस इज क्लियर देन इट वुड बी परफेक्टली फाइन। सो हमारा ये सेक्शन में आज हम जो पहला डिस्कस करने लगे हैं, इसमें आपको हम कवर कर रहे हैं। ओके, D8 ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज है। क्योंकि ये कई प्रिडिक्शंस की जा चुकी हैं कि 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ द ईस्ट। और बिकॉज राइज ऑफ चाइना, राइज ऑफ जापान, राइज ऑफ इंडिया, जापान का तो खैर 20th सेंचुरी में ही हो गया था। तो उसने ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी उजागर की है कि अब जो 21st सेंचुरी है वो इट विल बी द सेंचुरी ऑफ द ईस्ट। तो इस वजह से 20th सेंचुरी के एंड से ही हमें काफ़ी ऐसे ईस्ट ईस्ट कॉपरेशन के जो है हमें मॉडल्स मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी कल्मिनेशन फिर इन दी एंड हमें BRI के फॉर्म में चाइना लेड एक प्रोग्राम के थ्रू मिलती है। और अभी भी जो इंडिया का जो G20 के थ्रू उन्होंने अपना अनाउंस किया है, इंडो मिडल ईस्ट एंड यूरोप जो कॉरिडोर अनाउंस किया, वो भी एक ईस्ट की ही एक काविश है ना, कि ईस्ट के साथ कनेक्ट हो जाओ अगर फ्यूचर अपना सिक्योर करना है तो। सो D8 भी इसी तरह का एक कोशिश थी। इसके टोटल मेंबर्स हैं G8 हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करने का मैं थोड़ा सा आपको मेथड बता दूं। ऑर्गेनाइजेशंस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएंगी। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हम कवर कर चुके हैं, कुछ हमने पिछले सेक्शन के डेमो में भी की थी और कुछ अभी। और डेमो के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस कवर कराने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा टॉपिक है कि जो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट होता है, ताकि उससे मैक्सिमम लोग जो है बेनिफिट कर सकें, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, तो इससे जितने मैक्सिमम लोग बेनिफिट कर सकें वो कर जाएं। ऑर्गेनाइजेशंस कवर करने के लिए आपको तरीकाकार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आप देखो, उस ऑर्गेनाइजेशन वो इंपॉर्टेंट कितनी है। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि वो बनी कब थी, उसके कितने समिट्स हो चुके हैं, फर्स्ट कब हुआ, लास्ट कब हुआ। जो नॉर्मल कैटेगरी की है उसमें आप जनरल, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि अच्छा भाई लास्ट कब हुआ था या सेक्रेटरी जनरल वगैरह कौन है, बस इतनी इंफॉर्मेशन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसका पाकिस्तान पार्ट है। और अगर वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ECO है, RCD थी, सार्क है, SCO है, इसके अलावा OIC है और ये D8 है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हुए आपका प्राइमा फेशी, आपका जो फोकस है वो बेसिकली ये होना चाहिए कि आपने ये देखना है कि इसकी कितनी समिट्स हुई थी और उनमें से कितनी समिट्स आपकी जो है वो हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जनरल नॉलेज बेस जब आप कवर कर रहे हैं कितनी समिट्स पाकिस्तान में हुई हैं, वो समिट्स आपको स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट पता होनी चाहिए। फिर सेक्रेटरी जनरल अगर रहे हैं तो कितने रहे हैं और पाकिस्तान का कौन कौन सा सेक्रेटरी जनरल है। इसी पैटर्न पे हमने सार्क, OIC, RCD, ECO को डिटेल में कवर किया हुआ है। आपको जो लिंक इसका लिंक है वीडियो का, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और अभी एक लेक्चर के ही बीच में आपको ऑर्गेनाइजेशन सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैट पे ही मिल जाएगी, या अदरवाइज आप ग्रुप ज्वाइन कर लें तो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो पर्पस क्या है कि अगर आप वन पेपर की तैयारी खुद से भी करना चाहते हैं ना, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हुए ये अप्रोच लेके चलनी है। सो चलिए जी, D8 को कवर करते हैं। तो D8 क्या थी जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज थी। और इसके टोटल मेंबर्स कितने थे जी? टोटल मेंबर्स इसके 8 है। ठीक है, इसको डेवलपिंग 8 भी कहा जाता है। ठीक है, D8 ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपिंग 8 भी कहा जाता है। इसके कंट्रीज की जहां तक बात है, उनके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया। अब अगर इन सबको देखें तो ये तमाम डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज के क्लब में है। पाकिस्तान थोड़ा सा
सफर कर रहा है सिंस लास्ट डिकेड और सो। और ईरान जो है वो सैंक्शंस की जद में है। अदरवाइज बाकी जितनी इकोनॉमी इस अम्ब्रेला में नजर आ रही है, इजिप्ट भी थोड़ा प्रॉब्लम में है। तो बाकी जितनी इकोनॉमीज आपको इस अम्ब्रेला में नजर आ रही हैं, आप अगर उनको देखो तो तकरीबन पाकिस्तान, ईरान और इजिप्ट को छोड़ के वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटिवली इकोनॉमी वाइज। टर्की को देखें तो टर्की इन्फ्लेशन को अपार्ट अगर कर दें तो जो उसकी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है, वो किसी एक चीज पर एक्सपोर्ट पर रिलाई नहीं करता। फिनिश्ड गुड भी एक्सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मल एक्सपोर्ट भी है। टेक सेक्टर उसने बड़ा अपना कर लिया, मिलिटरीली एक्सपोर्ट्स उसने बड़ी बढ़ाई हैं। उसके अलावा टर्की जो है वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि अपना जो एक आउटरीच है फॉरेन पॉलिसी का, कल मैंने टेकम के ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि टर्की अपना आउटरीच बढ़ा रहा है, अपना मसल जो है वो दुनिया को शो करा रहा है कि आई एम नॉट द मिनी पावर एज ऑफ नाउ एज वेल। तो जो अगर आप मलेशिया की बात करें तो मलेशिया इकोनॉमिकली एक अच्छा जाइंट है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश तो फास्ट प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी अगर इस वक्त कोई 21st सेंचुरी के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती है आफ्टर इंडिया, सो डेफिनेटली इट्स बांग्लादेश। और लास्ट कोविड के बाद से जो रिबाउंड किए जिन इकोनॉमीज ने उनमें बांग्लादेश आता, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी का एक कंसोर्शियम था। अनाउंस कैसे हुआ था? ये इस्तांबुल डिक्लेरेशन हुई इन्हीं 8 कंट्रीज के बीच में, इस्तांबुल टर्की में। और ये कब हुई थी? 15 जून 1997 को। और उसके तहत इस ऑर्गेनाइजेशन का क्याम अमल में लाया गया। डी8 का क्याम कैसे अमल में लाया गया? इस्तांबुल डिक्लेरेशन के थ्रू। अक्सर हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि हाउ डी8 was formed. So D8 organization was formed via Istanbul Declaration और ये कब हुआ था? 15 जून 1997 को। इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो नाइजीरिया से हैं और उनका नाम है एम्बेसडर इसाका अब्दुल मुक्तदिर इमाम। अच्छा, जो द मोस्ट रिसेंट होता है उसका नाज़मी नाम आपको पता होना चाहिए। सो ये कब से है? ये 2022 से है और इनका नाम है एम्बेसडर इसाका अब्दुल मुक्तदिर इमाम। इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, बनी इस्तांबुल में थी तो परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका इस्तांबुल में ही है। और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट इस्तांबुल में। तो डी8 ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन है किनके दरमियान? अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज। टोटल मेंबर्स कितने? 8 हैं। आल्सो नोन एज डेवलपिंग 8 कंट्रीज। क्या क्या होते हैं जी? इंक्लूड बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, टर्की। टर्की का नाम एज ऑफ 2023 में टर्की का नाम तुर्की रख दिया गया है, तुर्किश जार्गन के हिसाब से, क्योंकि टर्की नेशनलिज्म के फरवर में उन्होंने अपने तमाम जो नेम्स हैं, नॉमेनक्लेचर है, वो उसी हिसाब से वो अपना चेंज करते हुए जा रहे हैं। सो करंट सेक्रेटरी जनरल नाइजीरिया से हैं, उनका नाम है जी एम्बेसडर इसाका अब्दुल मुक्तदिर इमाम। और परमानेंट सेक्रेटेरिएट टर्की इसका कहाँ पर है? इस्तांबुल में। अगर ये स्लाइड में क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सो शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके। अच्छा, जहां तक इसकी समिट्स की बात है तो टोटल समिट्स जो अभी तक हो चुकी हैं इसकी डी8 ऑर्गेनाइजेशन की, वो 10 समिट्स हो चुकी हैं अभी तक। लास्ट समिट 2021 में हुई थी, उसके बाद से कोई समिट नहीं हुई लास्ट 2 इयर्स में। और इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी वो इस्तांबुल टर्की में हुई थी। ये वही वाली समिट है जिसके तहत इसका क्या अमल में आया, इस्तांबुल डिक्लेरेशन 15 जून 1997 को। फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन 1997 इन इस्तांबुल टर्की। और जो 10th समिट थी ना, वो वर्चुअली हेल्ड हुई थी इन 2021 इन बांग्लादेश। ठीक है, ये वर्चुअली हुई थी कोविड की वजह से। इसका इन फिजिकल नहीं हो सकी थी। होस्ट किसने किया था? बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद जो है उन्होंने इसको प्रिजाइड किया था। और ये कहाँ पर? बांग्लादेश इसका होस्ट था। लेकिन इसको हेल्ड कैसे किया गया था? वर्चुअली किया गया था। जैसे अभी रिसेंटली एससीओ की समिट जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स की इंडिया ने होस्ट की है जुलाई में, लेकिन वो कैसे की है? वर्चुअली की है। ठीक है। सो अब इसमें क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कोई ऑर्गेनाइजेशन जब आप कवर कर रहे हो वन पेपर एग्जाम के हिसाब से और उसमें आपने देख लिया कि पाकिस्तान मौजूद है, तो पहली बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बिकॉज आप एग्जाम दे रहे हैं जिस गवर्नमेंट सर्विस का, वो पाकिस्तान की बेस्ड है। ठीक है, तो पीएमएस जीके हो गया या कोई भी वन पेपर एग्जाम है, एमपीटी हो गया, या जितने भी एफपीएससी पीपीएससी वगैरह और एसपीएससी, जितनी भी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वन पेपर एग्जाम लेती है, तो अब उनका फोकस जो पाकिस्तान रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उस पर ज्यादा होता है। अब 8 समिट इसकी सिर्फ वाहिद समिट है जो पाकिस्तान में हुई, और उसको प्रिजाइड किया था उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने प्रिजाइड किया था। और ये इस्लामाबाद में हुई थी।
नवंबर 2012 में। तो अभी 8 समिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप D8 के नोट्स लिख रहे हो तो उसमें 8 समिट को आप स्टैरिक करके अलग से लिखोगे कि भाई 8 समिट पाकिस्तान में हुई थी, 2012 में हुई थी। उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन था? आसिफ अली जरदारी था। अब अच्छा, अगर इससे लिंक्ड MCQ तैयार करना चाहो और याद करने के लिए जो टिप होती है, अच्छा आसिफ अली जरदारी थे, आसिफ अली जरदारी कौन से प्राइम प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के? तो जी 11th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उस टाइम पे पार्टी कौन सी पावर में थी? पीपल्स पार्टी पावर में थी। सो इस तरह से आप इन चीजों को लिंक करके आप उस टाइम पे देखना चाहोगे प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो प्राइम मिनिस्टर वाज राजा परवेज अशरफ, ठीक है जी। 19th प्राइम मिनिस्टर थे वो। और इस तरह से आपने जब भी एक फैक्ट को पकड़ना है ना, तो उससे फिर एसोसिएटेड डिटेल्स को भी साथ रिवाइज कर लेना है कि आपने जो भी उससे एसोसिएटेड डिटेल्स आप याद करना चाह रहे हो, लिंक करना चाह रहे हो, वो सारी की सारी आपने साथ कर लेनी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोराइजेशन है ना, वो काफी इजी हो जाती है और आपको जो है मतलब ख्वारी नहीं करनी पड़ती। मतलब मल्टीपल चीजों को एक साथ आपने कर लिया तो फिर चीजें आपको लगता है सिंप्लीफाइड होती जा रही है। वरना आप साइलो में रह के अगर अलग अलग रट्टा लगाओगे या इस तरह की अप्रोच से चलोगे तो कभी भी आपको जीके जो है वो तैयार नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैंने दूसरी बात यह बताई थी, जो पाकिस्तान रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने क्या देखना है, हमने सेक्रेटरी जनरल देखने। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज चल रही होगी, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से कवर नहीं कर रहे होते, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनमें कर रहे होते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन से थे उसमें हमने देखा है, पाकिस्तान से कोई सेक्रेटरी जनरल आया या नहीं आया। अदरवाइज आपने देखना है फर्स्ट और लास्ट कौन सा। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे जी टर्की से आहियान कामिल, और इनका टेन्योर कब तक था? 9 साल टेन्योर रहा इनका, 1997 से 2006। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी जनरल भी है। अगर वो आपसे घुमा के ये पूछ ले कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ D8 ऑर्गेनाइजेशन वाज, तो आह्यान कामिल है, ठीक है। वो कब से कब तक है? 1997 से 2006 तक। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी यही है, टर्की से। टर्की ही प्लेस है जहां से D8 ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो वकू पजीर हुई। तो उसी वजह से टर्की का ही पहले जो थे वो सेक्रेटरी जनरल थे। अच्छा, अभी सिक्स सेक्रेटरी जनरल मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट स्लाइड में। ही इज फ्रॉम नाइजेरिया, एम्बेसडर इसाका अब्दुल मुक्तदिर इमाम। और ये कब से है? 2022 से, ठीक है। इनसे पहले वाले जो थे ना, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? वो मलेशिया से थे और उनका नाम था एम्बेसडर दातू कू जाफर कू शारी। ठीक है, आप कू शारी या जाफर कू शारी से आप याद कर लो पूरा, तो सारी बात आपको या ये दो नाम कर लो, जाफर शारी। सो आपको थोड़ा याद हो जाएगा। 2018 से 2021 इनका टेन्योर था। इनको रिप्लेस किया है एम्बेसडर इसाका अब्दुल मुक्तदिर इमाम ने, और ये सिक्स सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट D8 का मैं पहले बता चुका हूँ, इस्तांबुल में है। सेक्रेटरी जनरल टोटल 6 आ चुके हैं। समिट्स 10 हो चुकी हैं। पहली समिट जून 1997 में हुई थी, वो इस्तांबुल टर्की में हुई थी। 10th समिट कब हुई है जी? हेल्ड हुई है, वर्चुअली हुई है, बांग्लादेश में। प्रिजाइड किसने किया था? शेख हसीना वाजिद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तान में कब हुई थी? 8 समिट हुई थी नवंबर 2012 में। और इसको किसने प्रेजाइड किया था? उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। अगर मैं पाकिस्तान अफेयर की तरफ से रिटर्न कर जाऊं तो पाकिस्तान अफेयर में आसिफ अली जरदारी कितने प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के? तो 11th प्रेसिडेंट है, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है आपको इस स्लाइड? तो हमारा D8 ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से यही दो स्लाइड्स हैं जिनमें हमने कवर करना है, क्योंकि हम जब जीके कर रहे हैं ना तो थोड़ी सी अप्रोच आपकी स्मार्ट होगी। आपने इसको क्वेश्चन ओरिएंटेड फॉर्म में नहीं करना, सही है। आपने इसको स्मार्टली कर रहा होना है। आपने इसको मतलब ये नहीं करना कि मैं फिर D8 पे पूरा क्वेश्चन ही लिखना शुरू कर दूं। डिस्क्रिप्टिव की अप्रोच अलग होगी, सही है। ये चीज हमेशा हमने ज़हन में रखनी है। डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करते हुए अप्रोच अलग होगी, जब आप जीके की तैयारी कर रहे हो उसकी अप्रोच अलग होगी, सही है। नो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, अब G7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अगर देखा जाए तो क्लब ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं क्लब ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, या डेवलप्ड वर्ल्ड, या हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, वो भी हम इसको कह सकते हैं। तो G7 तो ये बनी कब है जी? 1975 में बनी है। और उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे क्लब ऑफ G7 नहीं था, इट वाज क्लब ऑफ G6। अच्छा, ये 7 जो मेंबर्स है ना, इनमें बस कनाडा नहीं था उस टाइम पे फाउंडिंग मेंबर्स में। यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। बेसिकली फ्रांस तक का ये पांच का आइडिया था, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस का, 1973-74 में। तो 75 में फिर जब कॉन्फ्रेंस हुई पहली, फ्रांस के अंदर ही हुई थी, जहां इसका प्रॉपर जो है फर्स्ट G6 समिट भी उसको कहते हैं, जहां पर इसका प्रॉपर जो है वो वजूद स्टार्ट हुआ, या वहां जहां पर इसको प्रॉपरली फॉर्म किया गया, वो फ्रांस में हुई थी और उसमें इटली ने ज्वाइन किया था। तो ये द वन एंड ओनली समिट दैट इज कॉल्ड G6 समिट, वो कौन सी है जो फाउंडिंग मेंबर्स पे मुश्तमिल थी? वो पहली समिट थी
जो 1976 में हुई थी, 75 में हुई थी, और उसमें इट कनाडा नहीं था, अदर देन कनाडा तमाम जो मेंबर्स हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ फेटफ है, और सॉरी G7 है। फेटफ भी मैंने इसलिए स्लिप ऑफ टंग हो गए। फेटफ का भी जो फोरम है वो भी थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ G7 की एक समिट के थ्रू हुआ, वो मैं फिर आगे इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कवर की हुई है, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा। अच्छा जी, फिर ये होता है कि जर्मनी इस टाइम पे जो था ना, इट वाज वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है। फिर 1992 की जो समिट हुई आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, तो फॉल ऑफ बर्लिन हो गया था, बर्लिन वॉल हो गई थी सोवियत यूनियन ने, क्योंकि ईस्टर्न जर्मनी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट सोवियट्स, और जो वेस्टर्न जर्मनी था वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो क्या होता है कि जो ये मतलब 1992 की समिट होती है ना, उसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और पूरा एक जर्मनी जो है उसको पार्ट ऑफ G7 कंसीडर कर लिया गया। इसके बाद रशिया ने बिड्स की, कुछ कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई रशिया के अंदर, के कोशिश थी कि किसी तरह से रशिया को भी इस ब्लॉक का पार्ट बनाया जा सके। रशिया वाज फीलिंग कि हमें वापस कनेक्ट होना है वर्ल्ड के साथ, और किसी तरह से वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ कनेक्ट हो सके। तो उस पर्सपेक्टिव का जो फिर उसको शेप दी गई ना, वो 1998 में दी गई, और ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई G8। अब एवरी सीरियस एस्पायरेंट, सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। सो एवरी सीरियस एस्पायरेंट जो है उसने कोई पढ़ा होगा कि क्राइमिया की एनेक्सेशन जो है वो रशिया ने की थी 2014 में, ठीक है। सो क्राइमिया की एनेक्सेशन जो 2014 में की थी रशिया ने, तो उसमें क्या होता है कि क्राइमिया जब इनेक्स कर लिया रशिया ने 2014 में, तो उसके बाद जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसने यूक्रेन की सपोर्ट की थी, और उन्होंने रशिया की जो मेंबरशिप थी G8 की वो सस्पेंड कर दी। सो अब इसके बाद ये प्रैक्टिकली G7 बन गया वापस, ठीक है। रशिया रहा बीच में 16 साल, 16 साल बाद उसकी मेंबरशिप सस्पेंड होगी, और 2008 में रशिया 2018 में रशिया ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि हम इस ब्लॉक को छोड़े। तो अब उसके बाद से अगेन फ्रॉम 2018 इट्स अगेन ऑफिशियली G7। सो 1975 G6, 1976 to 1998 G7, 1998 to 2018 G8, 2014 to 18 shows the period of suspended period of रशिया, ठीक है। उसके बाद 2018 ऑनवर्ड्स, 2018 ऑनवर्ड्स कौन कौन सा हो गया, 2018 ऑनवर्ड्स अगेन आपका G7 बन जाता है। तो ये इसकी पूरी, अगर आप मैं इसकी टाइमलाइन ड्रॉ करूं, तो 75 में 6 मेंबर्स थे, आइडिया 5 मेंबर्स का था, इटली नहीं था, 75 में इटली बना, G6 बन गई, 76 में सेकंड समिट के अंदर कनाडा पार्टिसिपेट कर गया, G7 बन गई। 76 से लेके 98 तक G7 रहती है, 92 में लेकिन जर्मनी यूनिफाई हो गया, ठीक है। फिर 1998 में आकर एक डेवलपमेंट होती है कि रशिया जो है पार्ट बनता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम G7 से क्या हो जाता है, G8 हो जाता है। फिर 1988 से लेके 2014 तक जी एट ही रहती है। 2014 में एक डेवलपमेंट होती है कि रशिया क्या करता है, नेक्स्ट कर लेता है ब्लैक सी से लिंक्ड पार्ट सेवास्टोपोल पोर्ट को एक्वायर करने के लिए क्राइमिया को नेक्स्ट कर लेता है। जब रशिया क्राइमिया को नेक्स्ट करता है, वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से रिएक्शन आता है, और ये G7 कंट्रीज क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं रशिया की मेंबरशिप। 2018 में रशिया मतलब पुतिन जो उसके प्रेसिडेंट है, आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम खुद ही G8 को छोड़े। तो 2018 से फॉर्मली जी एट खत्म हो गई है। अब अगेन जो अभी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसका क्या नाम है, G7 ही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन G7 ही है 2018 से ऑनवर्ड्स। 89 में इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको दोबारा। फेटफ बनी थी। इसके अलावा 2021 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, अ काउंटर रिएक्शन ऑफ वन ऑफ द काउंटर प्रोजेक्ट, एंटिसिपेटेड काउंटर प्रोजेक्ट ऑफ BRI, ठीक है जी। ऑल क्लियर टिल दिस स्लाइड, तो मुझे बता दें, मैं फिर आगे चलता हूँ। अच्छा, अच्छा जी, अब इसकी समिट्स की और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से थोड़ी डिटेल्स बता दें। तो समिट्स की ये है डिटेल्स। ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या है कि इसकी जो पॉलिटिकल है और मतलब अल्फाबेटिकल बेसिस पढ़ना, इसकी रोटेट होती रहती है प्रेसिडेंसी। तो इसमें कोई वो नहीं है कि किस कंट्री, जैसे लाइक 2023 में इट वाज विद जापान, तो जापान ने समिट ऑर्गेनाइज कराई। 2021 में यूके के पास थी, तो यूके ने ऑर्गेनाइज कराई थी। तो इसमें कोई स्पेसिफिक जिसको कहते हैं ना, कोई पैटर्न नहीं है, और ये रोटेशन में चलता रहता है। सो अभी तक क्या हो चुका है, अभी तक 49 समिट्स जो हैं वो अभी तक हेल्ड हो चुकी हैं।
ठीक है, एज ऑफ 2023 46 समिट थी ना 2020 वाली, वो ऑर्गेनाइज होनी थी अमेरिका के अंदर, लेकिन फिर वो वर्चुअली भी नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोविड का इतना उस टाइम पे पीक था मार्च 2020 में, तो वो कैंसिल हो गई। तो वो हेल्ड ही कभी नहीं हुई, तो 46 समिट ऐसी थी कि जो कैंसिल हो गई थी। सो फर्स्ट समिट जो है जिसको G6 समिट भी कहते हैं, वो कब हुई थी? वो फ्रांस में हुई है 15 टू 17 नवंबर 1975। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा जी। तो जो फर्स्ट समिट है वो हुई है G6 समिट भी जिसको कहते हैं 15 टू 17 ऑफ नवंबर 1975। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगा। कनाडा ने सेकंड समिट में ज्वाइन किया था, और समिट को कहते हैं सेकंड समिट, और वो हुई है जी 1976 में। ठीक है। देन 15 समिट एक इंपॉर्टेंट समिट काउंट होती है, और आजकल पाकिस्तान बड़ा इस बला का शिकार रहा है। 2 दफा तो ग्रे लिस्ट में गए हैं, एक दफा, 3 दफा इनफैक्ट, एकदम मुशर्रफ एरा, पीपी एरा, देन पीपल एरा, और ये 3 दफा हम ग्रे लिस्ट में रहे हैं। तो 15 समिट जो है वो हेल्ड हुई थी फ्रांस में 14 टू 16 जुलाई 1989, और वहां पर फेटफ जो है उसको फॉर्म किया गया था। फिर वॉर ऑन टेरर के बाद जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो भी पार्ट बना दी गई थी फेटफ के मैंडेट का। सो 23rd समिट जो है वो 1998 में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रशिया ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और ये क्या बन गई? G8। ठीक है। 44th समिट इंपॉर्टेंट है कि रशिया रशिया ने फॉर्मली अनाउंस किया कि हम छोड़ रहे हैं, हम इसका पार्ट ही नहीं है 44 समिट से पहले। तो वो 2018 में हुई। 49 समिट इस साल की समिट है, हिरोशिमा में हुई है। ठीक है, हिरोशिमा वाज वन ऑफ द सिटीज जहां पर न्यूक्लियर बम जो है अमेरिका ने गिराया था, और एनिहिलेट हो गई थी। ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो ये 19 टू 21 मई 2023 में हुआ है, और इवन क्वाड की जो समिट है वो भी यहीं पे हुई है इस साल 2023 में। 47 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तहत एक नया इनिशिएटिव लाया गया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है। और ये 11 टू 13 जून ये G7 के प्लेटफॉर्म से अनाउंस किया गया कि हम 40 टू 41 ट्रिलियन डॉलर का गैप है इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और मुख्तलिफ और चीज़ों में, ग्रीन डेवलपमेंट में। तो वो जो गैप है वो हम पूरा करेंगे। और इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्सेशन जो है ग्लोबली, जो कॉरपोरेट फर्म्स होती हैं, ताकि वो ऐसा ना हो कि एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाए, तो मिनिमम स्टैंडर्ड रख दिया गया 15% का, वो इन्होंने एग्री किया था। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मुझे एक दफा चैट में ओके लिख दें। हमने 2 ऑर्गेनाइजेशंस कवर कर ली हैं। एक आपका D8 है, एंड देन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमने जो कवर की है वो G7 है। अब आज की लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सिर्फ एक ही स्लाइड है वो हम कवर करेंगे, दैट इज ओपेक। यहाँ तक क्लियर है आपको? सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी। सो ओपेक की जहां तक बात है, तो ओपेक की क्रिएशन कब हुई थी जी? ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, और इनका फिर एक फोरम नया भी रिसेंटली बना है, इसको कहते हैं ओपेक प्लस, जिसकी लास्ट ईयर जब जुलाई में मीटिंग हुई थी, तो प्रोडक्शन बढ़ाने को अमेरिका की कोशिश थी कि उनको इन्फोर्स किया जाए कि इस तरह से प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने से इनकार कर दिया था ओपेक ने, ताकि उससे वो रशिया की एक्सपोर्ट्स को जो है वो डैमेज करवाना चाह रहा था अमेरिका की पॉलिसी के थ्रू। लेकिन उस पर फिर जब वो नहीं किया, तो उसके बाद फिर अमेरिका और सऊदी अरब के हमने देखा है रिलेशंस में काफी एक हॉस्टिलिटी नजर आ रही है। उसके बाद से अब भी कोशिश दोबारा हुई है थ्रू द रिवाइवल ऑफ जो इसराइल की नॉर्मलाइजेशन की डील की बात चली है उसके बाद से, कि थोड़ा सा शायद बर्फ पिघली है, लेकिन उसके बाद से तकरीबन एक साल के अंदर सऊदीज जो है वो टुवर्ड्स चाइनीज या रशिया की तरफ हुए हैं, और चाइना ने फिर ब्रोकर कराई डील भी मार्च में। तो ये सारा पर्सपेक्टिव में अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट आप इस तरह से लिंक करके देख सकते हैं। तो ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये क्या करते हैं कि प्राइस पेट्रोलियम की स्लैब क्या है, कितनी डिमांड रखनी है, कितनी सप्लाई है, कितनी प्रोडक्शन रखनी है, ये तमाम मामला जो है ये ओपेक की कंट्रीज जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं।
ये क्या करता है कि ये अच्छा ये कंट्रीज करते हैं ताकि इन्होंने एक दूसरे को उस टाइम इनकी कोशिश थी कि किस तरह से हम एक दूसरे की जो मेंबरशिप है यूएनएससी की वो सपोर्ट कर सकें। ये फॉर्म कब की गई थी? लेकिन ये कोई खास हुआ नहीं था। 19 स्टार्ट में एक ऐसे ही छोटा सा एक इनका वो था, मामला था, और ये कोई खास इसको मतलब ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता। एक्चुअल यही था कि हमने अपनी एक वॉइस बनानी है, अपनी एक से बनानी है वर्ल्ड में। तो जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ना वो थे 5: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला जो है ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। और ओपेक फॉर्म हुई थी 1960 में बगदाद में बाय फर्स्ट 5 मेंबर्स ईरान, इराक, कुवैत। अब देखिए सिर्फ वेनेजुएला को हटा के तमाम जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। और वेनेजुएला इस टाइम पे भी अभी अमेरिका वेनेजुएला के साथ भी डील कर रहा है ताकि किसी तरह से रशियन की जो ऑयल जो है ना उसको हिट करने के लिए ऑयल की जो प्रोडक्शन है ना उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो रशियन ऑयल को मार्जिन मिलता है ना थोड़ा सा लो प्राइस देन अदर ऑयल्स, तो वो किस तरह से मार्जिन हम खत्म कर सकें। तो इसके लिए अभी वेनेजुएला से भी डील हो रही है बैक एंड पे, ईरान से भी हो रही है। लेकिन वेनेजुएला की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो इतनी बुरी तरह से तबाह हो चुकी हैं बिकॉज उसको इतना सैंक्शंस का वो शिकार रहा है कि अभी उसको रिवाइव करने में भी 1-2 साल लग जाएंगे। उसके बाद फिर वो किसी प्रोडक्शन कैपेसिटी में, हाँ लेकिन ईरान की कैपेसिटी ऐसी है कि अगर उसको किया जाए तो कुछ मंथ्स के बाद वो ईरान की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ भी जाएगी और वो नेशनल का पार्ट भी बन जाएगा इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई का। टोटल मेंबर्स जो हैं ओपेक के 13 हैं। ओपेक कॉन्फ्रेंस इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसकी होती है, और ओपेक प्लस आजकल हो रही है जिसमें रशिया और कुछ और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह ये भी पार्टिसिपेट करती हैं और ये ओपेक प्लस फोरम के अंदर। और ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है हिसम अल गैस, और सेक्रेटेरिएट इसका जो है परमानेंट सेक्रेटेरिएट वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। सो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही था।